afternoon, बेटा. Now we start class. हम इक्वेलिटी कर रहे थे, समानता कर रहे थे. आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, कि समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या रिलेशन. तो इसके रिलेशन को लेकर दो पॉइंट्स में बात की जाती है. कुछ थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वेलिटी में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. कि लिबर्टी वो एस्पेक्ट है जहां हम लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहां समानता आ ही नहीं सकती. क्योंकि लिबर्टी बात करती है पूर्ण रूप से प्रतिबंधों के अभाव की, और समानता बात करती है उन प्रतिबंधों के साथ सबके पास समान सुविधाओं की. इसी तरह के विचार प्रदान किए टोकविले और एक्टन ने. दोनों ने क्या कहा है कि अगर समानता का आदेश इंप्लीमेंट किया जाता है, अगर इक्वलिटी इंप्लीमेंट की जाती है, इट मीन्स लिबर्टी को हम सीमित कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं वहीं पर. और इसी तरह की आइडियोलॉजी दी है इंडिविजुअलिस्टों ने. व्यक्तिवादी जो विचारक थे या व्यक्तिवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, उन्होंने भी क्या कहा है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की विरोधी है. क्योंकि व्यक्तिवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. व्यक्तियों को पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए. जबकि समानतावादी जो विचारक हुए हैं वो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है, तभी किसी राष्ट्र में समानता स्थापित हो सकती है. कि समानता का विचार कहता है कि आर्थिक संसाधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर सभी का समान स्वामित्व. और स्वतंत्रतावादी विचारक कहते हैं आर्थिक संसाधनों पर सबका समान नहीं, सब अपनी योग्यता अनुसार, अपनी स्वतंत्रता अनुसार उन पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं. और स्वतंत्रता की, ये आर्थिक स्वतंत्रता की इस अवधारणा को इंग्लैंड में लागू किया गया था. तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, पूंजीवादी विचारधारा बहुत ज्यादा विकसित हुई थी, और उस पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत मजदूरों का शोषण हुआ था. और जिस विचारधारा, इस पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध फिर जर्मनी के विचारक कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी अवधारणा दी थी, कि जो व्यक्तिवादी या आर्थिक स्वतंत्रता की विचारधारा ब्रिटेन में चल रही है, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पे सबसे बड़ा औद्योगिक देश कहलाता था, सबसे विकसित राष्ट्र था अमेरिका से भी पहले. तो उस विचारधारा में अमेरिका में वर्ग विभाजन की अवधारणा का विकास हो गया था, ब्रिटेन में वर्ग विभाजन की अवधारणा का विकास हो गया था, कि पूंजीपति मजदूर वर्गों का शोषण कर रहे हैं. तो दो वर्ग बन गए थे, अमीर और गरीब. और उन वर्गों की अवधारणा पे ये माना जाता है कि स्वतंत्रता थी आर्थिक क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन दो वर्ग थे, इट मीन्स तब समानता नहीं थी, कि समाज में या राष्ट्र में कहीं भी समानता विद्यमान नहीं थी. इसीलिए ये माना जाता है कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे की समर्थक, या उनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को ओपोज्ड करती है. कि अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो समानता का हनन स्वतः ही हो जाता है, अपने आप समानता खत्म हो जाती है. और इस विचारधारा के सबसे पायनियर जो थिंकर्स थे वो थे टॉकविल और एक्टन. टॉकविल और एक्टन क्या कहते थे कि स्वतंत्रता और समानता ये दो ऐसी विचारधाराएं हैं जो साथ साथ नहीं पनप सकती. अगर स्वतंत्रता को विकसित करना है तो समानता का दमन करना पड़ेगा, और अगर समानता स्थापित करनी है तो स्वतंत्रता का दमन करना पड़ेगा. अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों एक दूसरे के अपोज्ड हैं, एक दूसरे का विरोध करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सभी मनुष्य समान नहीं है. कि प्रकृति ने भी मनुष्यों के, हम मानते हैं कि जन्म से प्राकृतिक रूप से सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता में भी प्रकृति ने भी भेदभाव किया है. सभी मनुष्य ना शारीरिक ना मानसिक स्तर पर समान होते हैं. कि जब हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे सब बच्चे एक जैसे हैं, दो भाई बहन ही है, उनको जब एक साथ स्कूल भेजा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दोनों की एक साल के बाद जब हम प्रोग्रेस जज करते हैं तो दोनों का आईक्यू लेवल अलग अलग आएगा. एक
ज्यादा सीख पाता है, एक कम सीख पाता है। दोनों को कोई डिफरेंसेस नहीं दिए, सेम माहौल में सेम घर में रहते थे, फिर भी उनका आईक्यू लेवल डिफर आता है। तो ये चीज दर्शाती है कि ऑल मैन्स आर नॉट इक्वल, सभी समान नहीं होते हैं। जो असमानताएं हैं वो प्रकृति की ही देन है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि आर्थिक स्वतंत्रता मांग करती है कि जो इकोनॉमिक जो फील्ड है उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, पूर्ण रूप से फ्री कंपटीशन की फीलिंग हो। फ्री कंपटीशन की फीलिंग क्या होती है? जिसमें जितनी योग्यता हो, अपनी योग्यता के अनुसार वो अपना सत्र निर्धारित करे। वो आर्थिक सत्र, सामाजिक सत्र, सारे सत्र उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन समानता क्या कहती है कि उस फ्री प्रतियोगिता में वो लोग जो जिनका मानसिक या शारीरिक क्षेत्र या जो एवरेज है, जो सुप्रीम क्वालिटी नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए समानता स्थापित करना जरूरी है। तो आर्थिक स्वतंत्रता में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। कि अनैतिक कैसे है स्वतंत्रता का सिद्धांत? कि स्वतंत्रता बात करती है कि स्वतंत्रता कहती है प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए। जब प्रतिबंधों का अभाव नहीं होगा तो सब व्यक्ति एक स्पीड से नहीं चल सकते। सबका ना तो राजनीतिक, ना नैतिक, ना आध्यात्मिक, ना सामाजिक, समाज की कुछ अवधारणाएं भी ऐसी होती हैं जिनको सब लोग एक जैसे ओपिनियन नहीं रखते उस अवधारणा को लेकर। तो उस एस्पेक्ट में सभी समान नहीं होते हैं, ये अनैतिक प्रतीक होती है ये अवधारणा। और लास्ट इसके अपोज में आता है प्रगति में बाधक, कि अगर समाज में योग्य अयोग्य दोनों तरह के व्यक्तियों को समान सत्र पर खड़ा कर दिया जाए तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो जो कर सकते हैं, राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होते हैं, उनसे पहचान बनती है, देश की भी पहचान बनती है, समाज का विकसित स्वरूप वो निर्धारित करते हैं, दूसरों के लिए रोजगार उन्मुख कार्य करते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं। तो उनकी योग्यता का दमन हो जाएगा और उस दमन से ना किसी की स्वतंत्रता निहित रहेगी और ना सबको वो समानता, जिस समानता में सबको सारे अधिकार मिलने चाहिए वो भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ये समानता को अगर स्वतंत्रता के इक्विवेलेंट लेके आया जाएगा तो वो प्रगति में बाधक होगी, विकास नहीं हो पाएगा, ना राष्ट्र का ना व्यक्तियों के खुद का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो ये अवधारणाएं प्रूव करती हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं, दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, ना कि दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब हम दूसरी आइडियोलॉजी करते हैं इसी से रेलिवेंट कि लिबर्टी और इक्वलिटी आर नॉट अपोज टू ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करती बल्कि एक दूसरे का समर्थन करती है। और समर्थन में स्वतंत्रता का हम सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और विरोध में हम स्वतंत्रता के पूर्ण स्वतंत्रता, जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण की स्वतंत्रता थी, उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता भी क्या कहती थी कि राज्य के उचित प्रतिबंध आवश्यक है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। और यही दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे की सहायक है, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान है, ये एक दूसरे की सहायता करती है। तो इसी चीज को लेके रूसो ने क्या कहा है कि बिना स्वतंत्रता के समानता जीवित नहीं रह सकती, कि अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता भी नहीं मिलेगी वहां पे। क्योंकि समानता बात करती है सबके समान अधिकार की, और सबके समान अधिकार आते हैं एक लोकतांत्रिक या स्वतंत्र राष्ट्र में। तो उस स्वतंत्रता में ही ये निहित होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि स्वतंत्रता की समस्या का समाधान समानता है और समानता की समस्या का समाधान स्वतंत्रता में है।
तो कौन से पॉइंट्स हैं जो इस एस्पेक्ट को या इस आइडियोलॉजी को प्रूव करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्वतंत्रता और समानता का विकास एक साथ हुआ है। कि जितनी भी हम पास्ट की क्रांतियां देखें, चाहे अमेरिकी क्रांति देखें, फ्रांसीसी क्रांति देखें, चाहे हम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति देखें, सब क्रांतियों में स्वतंत्रता और समानता दोनों पहलुओं को साथ वर्णित किया गया है। और इसीलिए रूसो ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य ही यही है कि वो सिर्फ व्यक्तियों को स्वतंत्रता को ही सुरक्षित ना करे, बल्कि इस चीज को भी सुनिश्चित करे कि सभी को समान अधिकार मिल भी रही है या नहीं, या सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं। और सभी क्रांतियों में ये आवाज उठाई गई थी कि हमें स्वतंत्रता तो चाहिए उपनिवेशवाद से, और उस स्वतंत्रता के साथ साथ हमें समानता भी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम आजाद हो जाते हैं तो उस, जैसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें आजादी मिल गई क्रांति के माध्यम से तो हमने स्वतंत्रता हासिल कर ली, तो स्वतंत्रता के बाद ये नहीं है कि इंग्लैंड जो है वो बड़ा सुपीरियर कंट्री है और इंडिया बड़ा इंफीरियर कंट्री है। नहीं, हम एक समानता की अवधारणा चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर, चाहे कोई विकासशील राष्ट्र है चाहे विकसित राष्ट्र है। फिर आती है दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया के एग्जाम्पल में हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने एक पैरेम्बल का वर्णन किया है, प्रस्तावना का वर्णन किया है। उस पैरेम्बल में ही हमने ये वर्ड इंक्लूड किए हैं कि हम भारत को स्वतंत्र, समाजवादी, और समाजवादी जो वर्ड इंक्लूड किया गया है उसमें, उस समाजवादी का मतलब है समाज में सभी का समान दृष्टिकोण या समानता का पहलू इंक्लूड किया गया है उसमें। तो समानता और स्वतंत्रता दोनों डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल है। इन दोनों के बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई कंट्री ये क्लेम करती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां सिर्फ फ्रीडम देखने को मिलती है, इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती, तो इट मीन्स वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो सिर्फ नेम की डेमोक्रेसी है, वो एक तरह से कम्युनिस्ट या निरंकुश शासन है। नेक्स्ट है दोनों के रूप समान है। दोनों के रूप समान कैसे हैं? जैसे हमने अपोस्ट में क्या किया था, अपोस्ट के जितने भी पॉइंट्स है वो अपोस्ट ज्यादातर किया जाता है आर्थिक सत्र को लेके, जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, वो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या बात करती है कि स्वतंत्रता को अगर सुरक्षित रखना है, स्वतंत्रता का संरक्षक डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। सीमित स्वतंत्रता मीन्स वो स्वतंत्रता कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते वक्त किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर रहे हैं। और यही बात समानता में निहित होती है। समानता में क्या पहलू निहित होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। सभी व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी स्तरों पर समान, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो वो भेदभाव नहीं होंगे, या सब समान होंगे, तो वो पॉलिसी डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। और डेमोक्रेटिक कंट्री इस इम्प्लीमेंटेशन में पॉजिटिव फ्रीडम या सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है दोनों के उद्देश्य समान है। दोनों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, और उस सर्वांगीण विकास में उसे स्वतंत्रताएं भी प्रदान की जाती हैं, समानता भी प्रदान की जाती है। कि स्वतंत्रता होगी तभी अपने विकास की अवसर पैदा होंगे, और उन विकास के अवसरों में उनको एक तरह का समानता का पहलू भी निहित किया जाएगा। और इसीलिए फ्रांस की क्रांति के समय जो नारा दिया गया था ना, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को अपने युद्ध का नारा बनाया, तो वे न तो पागल थे और न ही मूर्ख। कि उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जो फ्रांस की क्रांति से ही हमने अपने संविधान में वर्णित किया है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। कि आर्थिक समानता क्या है? कि समानता बात करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि राज्य के उत्पादन के और
सभी का समान नियंत्रण। तो उत्पादन के साधनों से मतलब है राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों की, आर्थिक स्वतंत्रता की, आर्थिक समानता का निर्धारण करे। आर्थिक समानता में सबको काम का अधिकार है, बेरोजगारी का निदान राष्ट्र के द्वारा किया जाएगा, समान वेतन, समान काम। तो जब इन आर्थिक समानताओं की बात आती है तो राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप संभव हो जाती है, क्योंकि राजनीति निर्भर करती है अर्थव्यवस्था पे कि धन के चुनावों के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो दूसरों का दमन करने की कोशिश करेगा, और राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित होता है बगैर किसी के दमन के हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, हम सरकार के चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करा सके, हम खुद चुनाव लड़ सके। तो अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी संभव नहीं हो सकती है। तो ये सारे थे कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे को अपोज्ड नहीं करती हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को फेवर करती है। और इसी को लेके हॉब्स ने एक कोटेशन दी थी कि भूखे व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है, वह स्वतंत्रता को न खा सकता है और न ही पी सकता है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता अगर स्थापित करनी है तो उसके लिए समानता को स्थापित करना पड़ेगा। सब व्यक्तियों के लिए रोजगार की सुविधाएं या गरीबी बेरोजगारी का उन्मूलन करना, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास आय का कोई साधन ही नहीं है तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग क्या करेगा? वो क्या करेगा, जब इलेक्शन होंगे तो अपने वोट को बेचेगा कि मैं वोट तुम्हें दूंगा, इसके एवज पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो उसने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया। तो आर्थिक समानता बहुत जरूरी है राजनीतिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? समानता, स्वतंत्रता का एस्पेक्ट, समानता का एस्पेक्ट, समानता कितने टाइप्स की थी, और फिर समानता और स्वतंत्रता में क्या रिलेशन। अब नेक्स्ट हम करते हैं आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता का जो सबसे बड़े एस्पेक्ट है इसके। आर्थिक समानता बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक ढोंग है, या आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे निहित है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई। तो आर्थिक समानता, इसमें दो चीजें निहित है, एक आर्थिक समानता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता। सबसे पहले आर्थिक समानता क्या होता है? आर्थिक समानता का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था या आय या संपत्ति से संबंधित समानता। अब इस समानता में ये नहीं है कि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उस जमीन को दूसरे लोगों में बांट दिया जाए जबरदस्ती, नहीं। इस आर्थिक समानता का मतलब है समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और उस पूर्ति के लिए उसको समान अवसर प्रदान किया जाए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको कहे नहीं तुम्हें काम नहीं मिलेगा। उस आर्थिक समानता के लिए, अपनी आय को कमाने के लिए उस समानता की बात की गई है, जो समानता उसको वो आय या वो पैसा कमाने के लिए अवसर प्रदान करने की बात करती है। तो राज्य का दायित्व बनता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अर्थव्यवस्था या पैसा कमाने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब उस समान अवसर में जिसमें जो कैपेबिलिटी है, जिसमें जो योग्यता है, वो उसके अनुसार उसका अपनी स्वतंत्रता का यूज करता है उस समानता में। जैसे किसी भी जॉब के लिए फॉर्म वगैरह वैकेंसीज निकलती हैं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को जो क्रॉस करता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती कितने ही फॉर्म्स भरो, सिर्फ उसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर इसको क्वालिफाई करना है तो तुम्हें इतने मार्क्स चाहिए। अब जो कैपेबल होगा, जो मेहनत करेगा, वो उतने मार्क्स अचीव करेगा और उस पोस्ट को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अवसर सबको समान दिया गया, आर्थिक समानता यही है। नेक्स्ट सेकंड है इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक राज्य का नागरिक होते हुए सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये स्वतंत्रता हो कि वो उस राजनीतिक सहभागिता में अपना योगदान दर्ज करवा सके। वो योगदान प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष योगदान क्या होता है? हम खुद चुनाव लड़ते हैं। अप्रत्यक्ष योगदान अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वोट डालते हैं, शासन व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।
तो ये है राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ये आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों कैसे कोरिलेट करती हैं, तो इसको लेकर लास्की ने क्या कहा है कि आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, कि आर्थिक असमानता होगी, अब सबको कमाने का समान अवसर नहीं दिया जाएगा, तो जिसको अवसर ही नहीं मिला वो तो अपने आप ही गरीब होगा, उसके पास वो आर्थिक असमानता होगी। जब आर्थिक असमानता होगी वो भूखा मरेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को दूसरों के अधीन कर देगा, कि वो अपना वोट बेच देगा या फिर कोई और शासन प्रक्रिया में कोई सहभागिता नहीं है उसकी। अगर वो किसी रैली में किसी के समर्थन में कहीं जाता है तो वहां भी उसको क्या रहेगा, सिर्फ मुझे तो पैसे से मतलब है, चाहे किसी की रैली में ले चलो मुझे, तो वो पॉइंट निहित होगा। अगर आर्थिक समानता होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता निहित नहीं होगी। अब इसमें जैसे कि आर्थिक समानता का अर्थ बिल्कुल ब्रीफली डिफाइन किया गया। आर्थिक समानता का मतलब है आय और संपत्ति के समान होने से, उस आय और संपत्ति की समानता में क्या चीजें नहीं होती, समान अवसर की, कि आय और संपत्ति कमाने का समान अवसर दिया जाए, हमें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। आर्थिक असमानताओं को कम करने का सोर्स होता है जैसे कि इनकम टैक्स का, वो होता है कि इनकम टैक्स का एक क्राइटेरिया है, किसी की कम सैलरी है इतना ही डिडक्शन मिलेगा, कम सैलरी है तो उनको कम देना पड़ता है, ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा। आर्थिक शोषण को समाप्त करना। आर्थिक शोषण का मतलब है किसी की संपत्ति या किसी की योग्यता से कमाए हुए धन को हनन नहीं कर सकता है कोई भी। और स्वामी और सेवक की व्यवस्था को समाप्त करना। स्वामी और सेवक की व्यवस्था में है, मार्क्स ने जो संघर्ष की अवधारणा दी थी, दो वर्ग थे पूंजीपति में, एक पूंजीपति एक श्रमिक वर्ग, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है कि अगर पूंजीपति श्रमिकों का दमन करेंगे तो श्रमिकों के पास भी अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण हड़ताल कर सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो आर्थिक समानता उन अवसरों की बात करती है जो किसी भी व्यक्ति के लिए आय के संसाधन कमाने के समान पहलुओं की बात करती है। तो अब हम करते हैं कि आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार है। तो सबसे पहले आता है निर्धन व्यक्ति के लिए मताधिकार का कोई महत्व नहीं है। ये मैंने समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए वोट इलेक्शन की कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसके लिए तो वोट का मतलब है कुछ पैसे कमाने का जरिए। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्ति द्वारा मताधिकार का दुरुपयोग। हाँ, कमाने का जरिया है तो वो अपने वोट को बेचेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का सदुपयोग है संभव। वही एक ही चीज को सेम रिपीटेशन है कि मताधिकार का सदुपयोग का मतलब है एक राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागरूकता कि हम अपने कैसे प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं, हम किस शासन प्रणाली के तहत रहते हैं, वो जागरूकता नहीं होगी उसके पास, क्योंकि उसको तो सिर्फ फिक्र होगी अपनी पेट भरने की। नेक्स्ट, गरीब व्यक्ति द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, निर्धन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अगर हम और कुछ भी ना माने तो एक बेसिक कि जब चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का लड़ते हैं चाहे लोकसभा का लड़ते हैं, जमानत राशि जमा करनी पड़ती है ना। जैसे कि ओपन कैटेगरी के चुनाव के लिए विधानसभा में 12,000 रुपए जो डिपॉजिट मनी होती है, लोकसभा के चुनाव के लिए 25,000 रुपए डिपॉजिट मनी करानी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के पास वो डिपॉजिट मनी ही नहीं है तो फिर वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। फिर उसे चुनाव प्रचार भी करना है, उसके साथ साथ उसे अपने परिवार की 2 टाइम की रोटी का भी ध्यान रखना है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा ये सब कुछ अगर आर्थिक असमानता। निर्धन व्यक्ति उच्च प्राप्त नहीं पद प्राप्त नहीं कर सकता। ये पॉइंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दिया गया है, क्योंकि जो कि उच्च पद सरकारी पदों में जहां योग्यता के आधार पर नहीं, या फिर हम ये माने कि जहां शैक्षणिक योग्यता, तो एजुकेशन के लिए भी फंड की जरूरत होती है। ये नहीं है कि वंचित वर्गों को सबको स्कॉलरशिप मिल जाती है या सभी उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि शिक्षा अगर अर्जित करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ते हैं। कि मिनिमम आर्थिक संसाधन हम ये सोचे कि अगर मुझे पढ़ना ही है तो बुक्स तो चाहिए, तो बुक्स कहाँ से आएगी, वो पॉलिसी।
नेक्स्ट है राजनीतिक दलों पर पूंजीपतियों का अधिकार। ये बात बिल्कुल प्रूव है। इंडियन डेमोक्रेटिक के अंतर्गत अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो यही देखा जाता है कि जितने भी पूंजीपति हैं, अगर हम सर्वे करें तो जैसे अब भी हमारी पार्लियामेंट में जितने सांसद हैं, उन सांसद में से 70% सांसद करोड़पति है, कि उनके पास इतना पैसा है और उनका एक तरह से प्रभुत्व भी है अपने रीजन की सीटों पे, कि हर बार क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जिस क्षेत्र से वो हैं वहां के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा। और एक कॉमन सा एग्जांपल देखने को मिलता है कि जो भी राजनीतिक दल बनाता है या राजनीति में आना चाहता है कोई भी नया बंदा, वो शुरुआत करता है समाज सेवा से, कि समाज सेवा करता है, पहले बहुत गरीबों की सहायता करता है या जो भी कुछ करता है। तो समाज सेवा पैसों से ही की जा सकती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर पूंजीपतियों का अधिकार है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड की जरूरत होती है और वो फंड उन्हें पूंजीपतियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रेस पर नियंत्रण, कि प्रेस की हमने पहले बात की थी, फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस, कि प्रेस जो है वो आजाद होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेस पर नियंत्रण की। तो जो पावरफुल लोग हैं या जिनके पास पैसा है वो प्रेस पर नियंत्रण कैसे रखते हैं, कि अपने से प्रभावित या अपने से रेलिवेंट खबरों को छपवाते हैं न्यूज़पेपर में। कि न्यूज में जैसे कि तुमने कई बार न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़पेपर में एक कॉलम या नीचे मेंशन होता है कि अगर आपको जैसे अपने बर्थडे से या फिर किसी भी तरह की कोई भी न्यूज पब्लिश करानी होती है तो वहां दिया होता है अगर इतने एरिया में छपवानी है तो इसके चार्जेस इतने हैं, इतने एरिया में छपवानी है तो उसके चार्जेस इतने हैं। और फिर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कई कई लोगों के तो पूरे पेज पे ही आर्टिकल होते हैं, पूरा पेज मतलब उनकी एड से या कुछ ऐसी चीजों से फिल होता है। तो इट मीन्स उन्होंने इसके लिए कितने चार्जेस पे किए होंगे। लेकिन हम नॉर्मल लोग कभी नहीं सोचते इन चीजों की, कि एक फिजूल खर्ची इस तरह की। लेकिन वो लोग क्यों करते हैं कि समाज सेवी है वो या किसी बड़ी संस्था के लोग हैं, वो ये काम क्यों करते हैं, अपनी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए, अपने कार्यों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, जिसका उन्हें आगे जाके बेनिफिट भी मिलता है। तो ये वही पॉलिसी है। और लास्ट आता है इतिहास, इसका समर्थन करता है। इतिहास कैसे समर्थन करता है, कि पास्ट से चला आ रहा है हमेशा दो वर्गों का समूह, शोषक और शोषित का, स्वामी और सेवक का, अमीर और गरीब का। और यही कारण था कि औद्योगिक राष्ट्रों में क्रांतियां हुई थी, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग था वो श्रमिक या मजदूर वर्गों का शोषण करते थे। उन मजदूर वर्गों में असंतोष पैदा हो गया था। जब शोषण की अति हो जाती है तो हमेशा क्रांति का जन्म होता है, और क्रांति के माध्यम से फिर श्रमिक वर्गों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, चीन की क्रांति हुई थी 1949 में माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। तब वहां निरंकुश साम्यवाद को हटा के लोकतांत्रिक साम्यवाद को स्थापित किया गया था वहां पहले भी, क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा, चीन और रूस में बहुत कोऑर्डिनेशन था। पहले चीन ने रूस की आइडियोलॉजी को फॉलो किया था, साम्यवादी विचारधारा को। लेकिन 1964-67 के फेज में चीन और रूस के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। तो चीन में एक अलग तरह की कम्युनिज्म पैदा हुआ था, और जिस कम्युनिज्म के अंतर्गत बहुत ज्यादा निरंकुशता आ गई थी, और उस निरंकुशता को फिर मॉडर्नाइजेशन का रूप देके डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टी का रूप दे दिया गया, कि हाँ चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन साथ ही साथ एक साम्यवादी राष्ट्र। तो ये सारी चीजें क्या प्रूव करती हैं, कि अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती है। क्योंकि आर्थिक समानता की, कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं होते, तो व्यक्ति सबसे पहले कोशिश ये होती है उसकी कि उसकी 2 टाइम की रोटी या 2 टाइम की रोजी का जब इंतजाम हो जाता है, तभी वह देश की राजनीति के बारे में सोचता है कि देश में क्या चल रहा है, मुझे किसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए, कौन हमारे राष्ट्र को संभाल रहा है। वो सारे पॉइंट्स उसके माइंड में बाद में निहित करते हैं। इवन नैतिकता भी बाद में निहित होती है, कि नैतिकता को भी वो तब सोचता है जब उसका पेट भरा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी है, किसी का कोई डाउट है तो पूछो बेटा।